हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने बात की थी। देखिए, इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं। तो उससे आगे आगे देखिए, आगे देखते हैं आप। तो अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे, तीव्रता क्या होती है, और इसे इसे कैसे निकालेंगे, और इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो अब देखिए क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसकी परिभाषा है, ये तो आप जानते हैं कि किसी जब कोई भी विद्युत आवेश है उसके चारों ओर एक क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसको विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। तो अब देखिए विद्युत क्षेत्र के परिभाषा है इसकी, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो एक प्रति एकांक परीक्षण धनावेश है। तो मतलब पहले से कोई आवेश है, उसके कारण कोई विद्युत क्षेत्र है और उस विद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है। तो परीक्षण आवेश वो धनावेश है, बहुत छोटा आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, ई से। तो अभी चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर देखेंगे तो ई इक्वल टू एफ बटे क्यू, जहाँ क्यू क्या है, एक परीक्षण धनावेश है, बहुत स्मॉल छोटा आवेश है। और यह एक, चूंकि बल एक सदिश राशि है तो यह भी एक सदिश राशि है, ठीक है। और परीक्षण इसकी दिशा जो है, परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा, जिस दिशा में बल लगेगा उसी की दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। इसका एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम। और विमा है इसकी, वो भी इसी से निकलती है, एफ बटे क्यू से। तो एफ की विमा होती है एम एल टी माइनस टू और क्यू की होती है ए टी, एम्पियर टाइम। तो ये इनको जब ऊपर ले जाएंगे तो टी की भी एक पावर और बढ़ जाएगी और एक ए इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ई इक्वल टू एफ, और इसकी विमा जो होती है एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ठीक है। अब क्यू नॉट के बारे में बात करते हैं। जो पहला वाला आवेश है तो उसे तो कहते हैं स्रोत आवेश, वही तो पहले वाले में बता दिया था विद्युत क्षेत्र में, स्रोत आवेश। तो ये परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश सदैव क्या होता है, सदैव धनात्मक होता है। इतना इतना धनात्मक और अत्यंत सूक्ष्म होता है क्योंकि इसका विद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव अपना ना पड़े, ठीक है। और इसका काम क्या है कि केवल विद्युत आवेश का परीक्षण करता है, ठीक है, कि विद्युत क्षेत्र है कि नहीं। अब इसकी दिशा देखिए क्या है, अगर क्यू, इसकी दिशा क्यू पर निर्भर करती है। परीक्षण आवेश तो सदैव धनात्मक होगा, और यदि क्यू जो है वो धनात्मक है, ठीक है, क्यू धनात्मक है तो जो इसके पृष्ठ पर जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो लंबवत बाहर की ओर जाएंगी, बाहर की ओर दिष्ट होगा। और क्या होगा, बाहर की ओर दिष्ट होगा। तो अब देखिए, अब यदि पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, और यदि क्यू ऋणात्मक है तो इसकी दिशा होगी बाहर से अंदर की ओर, ये भी पृष्ठ के लंबवत ही है, ठीक है, अंदर की ओर। अब इसके बाहर कोई देखिए नोट है क्या, बैटरी या सेल में जो क्षेत्र की दिशा है वो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है, ठीक है, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है। अब बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किस तरह से देखते हैं, देखिए मान लीजिए आगे देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने इसे दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ मैं, क्योंकि ये दिखा नहीं है यहाँ। तो जैसे मैंने आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा बताई थी, यदि क्यू धनात्मक है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती हैं, और यदि क्यू ऋणात्मक है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से अंदर की ओर होती हैं, आवेश की ओर, पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर। और बैटरी या सेल में ई की दिशा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है, ठीक है। तो बिंदु आवेश के कारण अब निकालेंगे, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका सूत्र क्या है, तो देखिए सूत्र निकालने के लिए हम क्या करेंगे। तो मान लीजिए जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, एक आवेश क्यू रखा हुआ है और हमें पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके लिए यहाँ हम एक परीक्षण आवेश को लाएंगे, और जहाँ से ओ पी जो दूरी है वो आर है, और ई की जो दिशा होगी वो क्या है, ओ से क्यू नॉट की ओर होगी।
OP की ओर होगी, और लगने वाले बल की दिशा भी बाहर की ओर ही होगी, क्योंकि ये धनात्मक है, ये भी धनात्मक है। तो अब कूलाम के नियम लगाइए इस पर लगने वाला बल कितना होगा Q नॉट पर। तो बल इजिकल टू क्या होता है, वो दो आवेश हैं ये, 1/4πε0 Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब इस आवेश के कारण तीव्रता के सूत्र क्या है, E इजिकल टू F/Q नॉट। तो यहाँ इसमें ऊपर वाली समीकरण में F का मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q नॉट अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q नॉट से Q नॉट कट गया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे, सही है, तो ये हो जाएगा आपका, तो अब ये आएगा न्यूटन प्रति कूलाम। अब इसकी दिशा जो है OP के अनुदिश बाहर की ओर होगी, O से P की ओर, क्योंकि प्रतिकर्षण का बल होगा ना इनमें, तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक है। और ये है निर्वात अथवा वायु में। अगर किसी माध्यम में रखा हुआ है ये पराविद्युत माध्यम में, तो उस जिसका पराविद्युतांक K है, तो एप्सिलॉन के साथ K की मल्टीप्लाई हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। अब यदि Q के स्थान पर -Q हो, सही है, तब दिशा जो है विपरीत होगी OP की ओर, O से तब दिशा जो है होगी P से O की ओर होगी, उल्टी। अब देखिए, अगर हम चूँकि इस सूत्र को देखने से पता लग रहा है कि जो विद्युत क्षेत्र है वो दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर इन ई में और आर स्क्वायर में हम ग्राफ खींचें, तो आर स्क्वायर का आर दूरी का बहुत फर्क पड़ता है, तो जब दूरी कम होती है तो विद्युत क्षेत्र बहुत होता है। और अगर दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो विद्युत क्षेत्र घटता चला जाएगा और घटते घटते बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो ये इसका ग्राफ है, इसे ध्यान रखने वाली बात है। तो ये मैं बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछ लेता है। और अब देखिए आगे चलते हैं, इसका क्या है, आगे देखिए क्या है। तो अब देखिए महत्वपूर्ण बिंदु हैं, क्या दो महत्वपूर्ण बिंदु, यदि Q जो है, Q पर लगने वाला बल +Q पर, अगर आवेश में E तीव्रता वाले क्षेत्र में आवेश पर बल कितना होगा, F इजिकल टू QE, तो ये बाहर की ओर होगा। ठीक है, ये होगा बाहर की ओर अगर आवेश +Q है तो, और अगर आवेश -Q है तो इसकी दिशा Q की ओर होगी, अंदर की ओर होगी। ठीक है, इसके विपरीत काम करेगा, इसका परिमाण इतना ही होगा। और इस बल के कारण जो त्वरण होगा, त्वरण कैसे निकालेंगे कण का, वो निकालेंगे चूँकि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, तो वो रहा ए यहाँ अल्फा से निरूपित किया गया, F/m होता है, F बराबर ma होता है ना, तो F बराबर F/ma होता है, तो F की जगह QE रख दीजिए, QE/m, तो त्वरण निकालना हो तो इस सूत्र से निकलेगा। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, विद्युत बल के कारण किसी आवेशित कण के भार को संतुलित किया जा सकता है, क्योंकि कोई आवेशित कण, उसमें भार होता है और वो भार सदैव नीचे की ओर काम करता है, किसी भी वस्तु का भार। तो किस तरह से, देखिए, अगर आवेशित कण धनावेशित है तो भार तो उसका नीचे की ओर काम करेगा, तब जो है उसकी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होनी चाहिए, जो बाहर की ओर काम करे, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इसकी दिशा में ही होनी चाहिए। अगर ये धनावेशित है तभी ऊपर को काम करेगा ये, क्योंकि तभी भार को संतुलित करेगा। और अगर आपका ये माइनस है तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत काम करेगा बल जो है, तो तब विद्युत क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर होनी चाहिए, तब बल जो है ऊपर की ओर काम करेगा अगर माइनस है तो, क्योंकि माइनस आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत काम करता है बल। ठीक है, तो अब देखिए ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, किसी सिस्टम में एक से ज़्यादा आवेश हैं किसी निकाय में, तो उनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी तीव्रता कितनी होगी किसी बिंदु पर। तो मान लीजिए किसी बिंदु पर हमें तीव्रता निकालनी है, और जिन पर आवेश रखे हैं, Q1 कहीं रखा है, यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, यहाँ रखा है। अब इनकी जो है, देखिए मूल बिंदु से स्थिति सदिश क्या है इनके, R1, R2, R3, R4। तो इनकी दूरी जो है किसी मूल बिंदु से, कोई मूल बिंदु है वहाँ पे इनका वेक्टर है Q1 की तो दूरी है R1P O से, और Q2 की दूरी है R2P, और Q3 की दूरी है R3P, और Q4 की दूरी है, कितने भी आवेश ले सकते हैं। तो पहले हम अब Q1 के कारण जो ऊपर विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा बाहर की ओर होगी, ये रही।
और Q2 के कारण ये है। अब इन दोनों का अगर हम परिणामी निकालेंगे तो इन दोनों का परिणामी ये है, इस चतुर्भुज को पूरा करें तो। हाँ, अब देखिए इसके और इसके E3 के बीच की जो है E2 और E3 के बीच का जो परिणामी है वो है अब तुम्हारा कौन सा, ये वाला। ये वाला परिणामी है। तो अब तो देखिए इन दोनों का परिणामी क्या है, इन दोनों का परिणामी होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक आ गए, यहाँ से यहाँ तक आ गए हैं। ये परिणामी इस पे निकालेंगे हम E3 के साथ, तो E3 के साथ इनका परिणामी होगा ये। अब इसके और इसके बीच का परिणामी होगा ये। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो पहले दो के फिर दूसरे और तीसरे, इन दोनों के परिणामी का परिणामी होगा किससे, इससे निकालेंगे, ये होगा परिणामी, और फिर इस परिणामी की दिशा जो है इससे निकालेंगे, तब ये निकल जाएगी। ठीक है, और इन सब का परिणामी जो होगा वो ये होगा। सही है। तो अब अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या है कि अध्यारोपण के सिद्धांत से निकालेंगे। अध्यारोपण का सिद्धांत कई बार पढ़ चुके हैं हम। किसी बिंदु पर आवेशों के समूह के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर प्रत्येक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता के सदिश योग के बराबर होती है। सदिश योग, तो क्योंकि ये सभी सदिश राशि हैं, तो इस बिंदु पर जो तीव्रता होगी वो सभी की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होगी। इन दोनों का सदिश योग ये है, और इसका सदिश योग ये है, और इसका सदिश योग है ये। तो परिणामी आ गया सबका ये। तो अर्थात बिंदु P पर परिणामी तीव्रता होगी क्या, E=E1 + E2 + E3 अप टू En। मान लीजिए n आवेश हैं ये, तो अब मान रख दीजिए इसमें क्या है विद्युत क्षेत्र से, तो E बराबर होगी 1/4πε0 Q1 R1P स्क्वायर, विद्युत क्षेत्र के सूत्र से। अब R1P एकांक सदिश है इसी की दिशा में, क्योंकि दिशा ले रहे हैं हम। इसी तरह से 1/4πε0 Q2/R2P, R2P दूरी है O से, और इसकी दिशा में एकांक सदिश ये है, इसी तरह से ये है। और ये वन और n में पर है 1/4πε0 Qn/R1 इसका स्क्वायर आएगा यहाँ। तो ये NP और NP ये कैप आएगा यहाँ, कैप एकांक सदिश NP। अब इसमें से हम 1/4πε0 कॉमन ले सकते हैं, तो Q1/R1P स्क्वायर और R1P n कैप, और इसी तरह से Q2/R2P स्क्वायर R2P एकांक सदिश, और इसी तरह से ये। तो इन सब का अब जब अगर हम सिग्मा करें, हम n सदिशों का अगर हम क्या करें, सिग्मा करें, देखिए तो इन सब का हम क्या करें, तो अब देखिए फिर तो यहाँ है ना, यहाँ तो मैंने ये बता दिया आपको ये। ठीक है, तो अगर हम इन सबको जोड़ें तो इन सब का योग के रूप में, सिग्मा के रूप में लिख सकते हैं। मैं आई से मतलब आई ले लें, आई की वैल्यू होगी, आई का मान होगा 1 से n तक पहले, तो यहाँ 1 से n तक सिग्मा I = 1 to n QI/RIP स्क्वायर है, और यहाँ RIP 1 कैप। तो ये हो गया इसका, ये सूत्र हो गया इसका बिंदु आवेशों के कारण। तो दो आवेशों के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर दो ही आवेश हैं, मान लीजिए ये हैं E1 और E2 हैं, तो दो आवेश हैं जिनके बीच का कोई एक दूसरे से थीटा कोण बनाते हैं, तो इनका परिणामी कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा E1 स्क्वायर + E2 स्क्वायर + 2E1 E2 cos थीटा अंडर रूट में। तो ये तो दो वेक्टरों का परिणामी जो है क्या होगा, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो दो वेक्टरों का परिणामी जो एक दूसरे से थीटा कोण बनाते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ये। तो इनका परिणामी, तो ये परिणामी तीव्रता आ जाएगी। अब इनके अगर परिणामी तीव्रता जो है पहले वह आवेश से एल्फा कोण बनाती है, तो वो एल्फा कोण इससे निकलेगा E2 sin θ/E1 + E2 cos थीटा। ये तो कई बार पढ़ चुके हैं, ये वेक्टर में पढ़ चुके हैं ये सूत्र। तो अब आगे देखिए, आगे अब एक दूसरी आती है, अब विद्युत क्षेत्र का भौतिक महत्व क्या है। भौतिक महत्व, तो विद्युत क्षेत्र का भौतिक महत्व है, ये बहुत पूछा जाता है। तो नंबर 1, यह परीक्षण आवेश Q पर लगने वाले बल को ज्ञात करने में सहायता करता है। अगर विद्युत क्षेत्र ना हो तो Q पर लगने वाले बल को नहीं निकाल सकते हम, क्योंकि F = Q ही होता है ना, तो उसी तो बल को ज्ञात करने में मदद करता है। यह विद्युत वातावरण की प्रकृति को दर्शाता है।
तो क्योंकि विद्युत वातावरण क्या है, जब किसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र है तो उसी को विद्युत वातावरण कहते हैं। और उसकी प्रकृति क्या है, उसकी दिशा, प्रकृति यानी कि आवेश की ओर है या आवेश से बाहर की ओर है तो वो कहते हैं प्रकृति, उसको दर्शाता है। दूसरा अगला है, यह विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के संचरण को समझने के लिए आवश्यक है। तो एक वो ऊर्जा घनत्व होता है, घनत्व, भाई विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व पैदा हो जाता है, मतलब विद्युत क्षेत्र में एकांक आयतन में ऊर्जा जो है जितनी है उसको ऊर्जा घनत्व कहते हैं। और यह ऊर्जा घनत्व जो है विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को के संचरण, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने में समझने के लिए आवश्यक है। ठीक है। दूसरा, गतिमान आवेशों का प्रभाव दूसरे आवेशों पर तत्काल नहीं पड़ता, बल्कि विद्युत क्षेत्र के माध्यम से समय की देरी के साथ पड़ता है। तत्काल वो त्वरित नहीं होते हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र उनके गतिमान आवेशों के प्रभाव को थोड़ी देर के लिए मतलब रोक लेता है। तो तत्काल नहीं पड़ता, बल्कि विद्युत क्षेत्र के माध्यम से कुछ देर के साथ पड़ता है। और दूसरा है, यह विद्युत मोटर, जनरेटर, संधारित्र और कण त्वरक, जो कण को त्वरक एक्सीलेटर होते हैं, जैसे उपकरणों के कार्य सिद्धांत का आधार है। यानी कि इनका सिद्धांत जो है विद्युत क्षेत्र पर ही निर्भर करता है। ठीक है। तो ये टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, और विद्युत क्षेत्र की तो ये 3-4 बात हैं इसमें, वो आपकी समझ में आ गई होंगी पूरी तरह से। तो अब देखिए इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं, वो एनसीईआरटी की तुम्हारी किताब में ही है, और क्वेश्चन नंबर 8 है, शायद पुरानी किताबों में 8 है और नई में 2 हो सकता है, कम या ज़्यादा हो। तो क्या है, इम्पोर्टेंट है, 2 बिंदु आवेश QA 3 माइक्रोकूलाम और QB -3 माइक्रोकूलाम, मानने कि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, परिणाम बराबर हैं, निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना है, ये निकालना है एक तो। और यदि मध्य बिंदु पर इतने कूलाम का आवेश माइनस ऋणात्मक आवेश रख दिया जाए तो यह कितने बल का, इस पर कितना बल लगेगा। तो देखिए दोनों पहले को देखते हैं। तो पहले दोनों आवेशों के बीच विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। तो मान लीजिए दोनों आवेश यहाँ हैं, और बिंदु O पर निकाल लें, इनके बीच की दूरी है R। ठीक है। तो इनके बीच की दूरी R है, तो बिंदु O पर पहले ये आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा और इस आवेश के कारण कितना होगा। तो पहले इनकी दिशा देखते हैं। देखिए तो दिशा क्या है, Q के कारण Q जो है, मतलब Q की जो दिशा होगी वो AO से होगी, इसकी ओर ही होगी, और क्योंकि ये प्रतिकर्षण का बल अनुभव करेगा, तो इसकी दिशा इधर की ओर ही होगी। और विद्युत क्षेत्र की, क्योंकि प्लस Q से माइनस की ओर होती है ना, और इसकी दिशा जो होगी वो इसको आकर्षित करेगा, तो इसकी भी दिशा इधर ही होगी, तो दोनों की दिशा एक ही होगी। तो देखिए बिंदु O पर QA के कारण जो है वो निकालेंगे अब हम, क्या, इसे देखिए, तो QA के कारण विद्युत क्षेत्र, तो EA, तो वही सूत्र लगाइए, 1/4πε0 QA और AO², आधी दूरी लेंगे यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है। तो अब इसका मान हो जाएगा 9 × 10⁻9 × 3 × 10⁻⁻6 कूलाम है, कूलाम में बदलेंगे, और आधी दूरी हो जाएगी 0.1 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 × 27 ऊपर हो गए, 10⁻3 बची, और ये इसका स्क्वायर करेंगे 0.01, तो यहाँ हो जाएगी 10⁻−2, और ऊपर जाकर 10⁻5 हो जाएगी। और 27 में एक पॉइंट इधर को पॉइंट मतलब खिसकाएंगे तो 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगी। अब बिंदुओं पर QB के कारण कितना है, तो परिमाण तो उतना ही है, अब तो परिमाण उतना है तो इसका इतना ही बल ये EB के कारण लगेगा। अब चूंकि दोनों की दिशा बराबर है तो परिणामी क्या है, तो इन्हें जोड़ देंगे सीधे सीधे। ठीक है। तो ये हो जाएंगे 2.7 × 10⁻6, 2.7 × 10⁻6 हैं, तो दोनों को जोड़ के आ जाएगा 5.4 10⁻6 कॉमन आ जाएगी, 10⁻6 कॉमन आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 5.4 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, समझ में आ गया। तो बिंदु O पर जो है दोनों के कारण निकालेंगे, दोनों के एक के कारण निकालेंगे तो दूसरा भी इतना ही होगा, ये डायरेक्ट लिख दिया मैंने, तो फिर दोनों को जोड़ देंगे तो परिणामी विद्युत क्षेत्र आ गया ये। दूसरा भाग है, यदि इस बिंदु पर O पर -Q आवेश रख दिया जाए तो इस पर कितना बल लगेगा। तो देखिए, तो देखो इस पर बल जो लगेगा वो लगेगा क्या, इसके बीच, ये भी इसे अपनी ओर खींचेगा और ये भी इसे अपनी ओर, ये इसे हटाएगा। ठीक है भाई, ये तो इसे अपनी ओर खींचेगा और ये इसे
हटाएगा। तो क्या है, इस पे जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत काम करेगा। तो ये दोनों और ये दोनों तो माइनस के हो गए ना दोनों ही, ये तुम्हारा माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। तो ये तो इसे अपनी ओर खींचेगा, तो प्लस और माइनस, और ये इसे इधर को हटाएगा। तो इस पर जो विद्युत बल की जो दिशा होगी वो कितनी होगी, कितनी होगी, इतनी होगी। इधर ए ओ से ए की ओर होगी, ओ से ए की ओर होगी। अब इसका परिमाण निकाल लें तो F बराबर क्यू ई से। तो अब देखिए माइनस चिन्ह सहित रख दीजिए। तो माइनस चिन्ह सहित ना रखो तो भी माइनस, तो ये आ जाएगा ऋणात्मक आएगा। तो 1.5 गुणा 10⁻−9, और विद्युत क्षेत्र कितना है, इतना 5.4 गुणा 10⁻6, दोनों गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा 8.10 माइनस के गुणा 10⁻−3 न्यूटन। तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से, और इसकी दिशा क्योंकि ये माइनस का आया है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगी, जो वैसे भी निकल के आ रही है। तो ओ से ए की तरफ होगी इस डायरेक्शन में, इस पर एफ की जो डायरेक्शन है, ठीक है, समझे। तो ये न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया, अच्छा न्यूमेरिकल है। तो अब देखिए ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और इसके तो अगर इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, तो कम से कम 2 बार तो देखिए, जब ही समझ में आएगा, ठीक है। और तो थैंक यू।